ओम शांति। सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं और महसूस करते हैं कि परमात्मा की शक्ति से हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति में बढ़ावा हो रहा है। चलिए बहुत ही प्यार से परमात्मा को याद करते हैं। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। ओम शांति। आज हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण यानी कि वो शक्ति जिससे आप और हम जिंदा है, जीवन है। आयाम यानी कि रेगुलेशन। प्राणायाम करने से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। जिनको ज़्यादा तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। प्राणायाम कब करना चाहिए? आप सुबह अर्ली मॉर्निंग प्राणायाम करते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। खुली हवा में, हो सके तो गार्डन एरिया में या फिर बालकनी में या फिर टेरेस पर खुली हवा में प्राणायाम को करें ताकि मैक्सिमम फ्रेश एयर हमारे अंदर जाए, ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। अगर आप कमरे में बैठकर प्राणायाम करते हैं तो भी कोई बात नहीं, खिड़कियाँ और दरवाजे खुले कर दीजिए, हवा को अंदर आने दीजिए। फ्रेश एयर होगी तो ज़्यादा लाभ रहेगा। और बात करते हैं कि प्राणायाम में वो शक्ति है जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बिल्कुल सही हो जाती है। और प्राणायाम करने से प्राणवायु का अधिकतम, प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, प्राणवायु का अधिकतम अपने शरीर के अंदर संचारण होता है। तो हम अवश्य रोज़ प्राणायाम करें। और मुख्य बात कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो नीचे चटाई या फिर कोई आसन बिछा करके ही प्राणायाम करें, सीधा ज़मीन पर बैठकर प्राणायाम नहीं करें। या फिर आप अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर बैठकर भी आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। नीचे बैठकर सुखासन, वज्रासन या फिर कोई भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम। हम एक साथ करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। ओम शांति। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। इस प्राणायाम में लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है और फिर उसी सांस को वापस बाहर निकालना है।
जितना समय हम इनहेल करने में लेंगे उतना ही समय हम एक्सेल में लगाएंगे। जैसे कि 2 सेकंड के लिए इनहेल किया, लंबी गहरी सांस अंदर भरी, और फिर 2 सेकंड में, किसी को 2.5 सेकंड, किसी को 3 सेकंड, जितना आप लंबा कर सकते हैं, सांस को खींचें और फिर आराम से उसको रिलीज़ करें। भस्त्रिका प्राणायाम हमें कफ, सर्दी जिसको हो जाती है उसके लिए बहुत लाभदायी है। लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। नियमित रूप से इस प्राणायाम को रोज़ 5 मिनट कम से कम ज़रूर करना चाहिए। असाध्य रोग है जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी है तो इस प्राणायाम को कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, एक साथ करते हैं। आप सुखासन, पद्मासन या किसी भी ध्यानासन में बैठ सकते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए इस प्रकार से। किसी को अगर नीचे बैठने में तकलीफ़ है तो वो चेयर पर भी प्राणायाम कर सकते हैं कंफर्टेबली। चलिए, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और फिर उस सांस को उतने ही समय में बाहर छोड़ेंगे। प्राणायाम करते समय पीठ को सीधी रखें, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जब हम सामान्य सांस लेते हैं तो 400 से 500 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर भरता है, परंतु जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो 5000 से 10,000 ml तक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। सोचिए कितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाता है, कोश की गहराइयों तक ऑक्सीजन मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम जो है, ये प्राणायाम करने से जैसे बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाती है। हम सुबह सुबह जब बाहर जाते हैं मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, बिल्कुल वैसे ये प्राणायाम भी हमारी बॉडी की बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। तो नियमित रूप से हर रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कई असाध्य रोग ठीक हुए हैं और हो रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसको नियमित रूप से आधा घंटा करने से 99% बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, 99%। तो रोज़ इस प्राणायाम को किया कीजिए। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारे आंतों को मजबूती मिलती है, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई माताओं और बहनों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, गर्भाशय में कोई गांठें है या फिर फैलोपियन ट्यूब बंद है, मासिक धर्म ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये प्राणायाम रामबाण इलाज है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्सर प्रॉब्लम है या फिर शरीर के किसी भी अंग में गांठें हैं, आप ये प्राणायाम कीजिए, 100% ठीक हो जाएगा। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से किडनी स्टोन को भी निकाला जा सकता है, गॉल स्टोन या पेंक्रियास स्टोन को भी ठीक किया जा सकता है। अगर शरीर में HB कम हो गया है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है या फिर कमज़ोर हो गया है शरीर, तो ये प्राणायाम किया जाए, क्योंकि ये प्राणायाम करने से आंत जो है, हमारे इंटेस्टाइन है, ये मजबूत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और जब GIT सिस्टम हमारी ठीक हो तो शरीर के सारी सिस्टम बैलेंस रहती है। चाहे किसी को मोटापा कम करना हो, वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, वेट गेन इन द सेंस कि तंदुरुस्ती बढ़ानी हो, तो भी ये प्राणायाम किया जाए, बहुत लाभकारी है। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। सांस लेने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, साइलेंटली सांस लेना है और छोड़ते हुए फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। और जब हम सांस को बाहर रिलीज़ करेंगे तब हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा,
ये बहुत ध्यान रखें। इनिशियली कई भाई बहनों को अगर नहीं आता है, ये प्राणायाम करना नहीं ठीक से होता है, तो उनके लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ। आप ध्यानावस्था में बैठें और चेयर पे भी बैठ सकते हैं और हुप 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 ऐसे बोलेंगे तो भी ये पेट अंदर की तरफ जाएगा, या फिर छुक 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 ऐसा बोलेंगे तो भी पेट अंदर की तरफ जाएगा। हो सके तो जैसे नेचुरली किया जाता है वैसे कीजिए, अगर नहीं होता है तो ये रीत अपनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम कम से कम 15 से 20 बार हम अभी करेंगे। तो इस प्राणायाम को प्रतिदिन करें, कम से कम 15 मिनट करें। कोई बड़ी बीमारी है तो 30 मिनट तक ये प्राणायाम कीजिए। उज्जयी प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे गले को टाइट करके, और फिर यथाशक्ति सांस को रोकने की कोशिश करेंगे। फिर दाएं नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से सांस को रिलीज करेंगे। जब हम हवा को अंदर इनहेल कर रहे होंगे तो गला टाइट होने की वजह से आवाज़ भी आएगी। इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। थायराइड, पैराथायराइड, थ्रोट इन्फेक्शन, कई बच्चे जिनको तुतलाहट होती है, स्लीप एपनिया में, इन सभी रोगों में ये रामबाण इलाज है। आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत सारी दवाई थायराइड को कंट्रोल करने के लिए खोजी है, परंतु ये दवाइयाँ सिर्फ कंट्रोल करती है, क्योर नहीं। इस प्राणायाम को कीजिए, 100% क्योर हो जाएगा। किसी को 7 दिन में होता है, किसी को 1 महीने में होता है, किसी को 3 महीने में होता है, परंतु होता ज़रूर है, ये निश्चित है। और इस प्राणायाम में हमने एक बहुत अच्छी बात देखी, इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा देखा कि जिसको हो पार्किंसंस की बीमारी होती है, या गले का पैरालिसिस होता है, या फिर स्वर भंग की बीमारी होती है, उनके लिए बहुत असरकारक है। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम। पद्मासन, सुखासन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और गहरी सांस अंदर भरते हैं गले को टाइट करके, और फिर यथाशक्ति रोकने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें। उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 ऐसे प्राणायाम हैं कि हम कभी भी कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, भोजन के 1-2 घंटे के बाद कर सकते हैं। और प्राणायाम है जैसे कि कपालभाति, वो प्राणायाम हम भोजन के बाद 4 घंटे तक नहीं कर सकते हैं, परंतु इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए और थायराइड जैसी बीमारी से मुक्त रहिए। ओम शांति। आगे बढ़ने से पहले हम खान पान की ओर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगे हैं, मैदे का खाना खाने लगे हैं, और बहुत सारी आउटसाइड फूड हम खाने लगे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेने लगे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है। तो हमारे शरीर को ठीक रखना, उसमें डाइट बहुत बड़ा काम करता है।
तो मैं एक सिंपल सा डाइट चार्ट आपके सामने रख रही हूँ जिसको हम सब फॉलो कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई असाध्य बड़ी बीमारी हो तो वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसको फॉलो करें। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो शुरुआत चाय से नहीं करनी है। चाय इज़ नॉट हेल्दी ड्रिंक। हम शुरू करेंगे काढ़े से या ग्रीन टी से। ग्रीन टी भी वो डिप वाली नहीं जो बाहर तैयार मिलती है, हम खुद बनाएंगे। एक काढ़ा जो सबके लिए अच्छा है, सब ले सकते हैं। उसमें तुलसी पन्ना, पुदीना, जीरा और वावडिंग दाने उनके लिए जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। जीरा, पुदीना, तुलसी, इसको उबाल करके एवरीडे मॉर्निंग आप पी लीजिए। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। आप चाहे थोड़ा सा टेस्टी बनाना चाहे तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं और फिर पी सकते हैं। काढ़ा पीने के 1 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। खट्टा, साइट्रस जाना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि एसिड ही एसिड को मारता है। स्पेशली जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सोच रहे होंगे खट्टा जूस लेने से एसिडिटी बढ़ेगी। सॉरी, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उल्टा ही ठीक होगा। तो आप सुबह सुबह काढ़ा लेने के 1 घंटे के बाद कोई भी खट्टा जूस ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस ले सकते हैं, टमाटर का जूस ले सकते हैं, एप्पल प्लस टमाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर विद गुड़ ले सकते हैं, फिर कोकोनट में एक लेमन निचोड़ के आप वो पी सकते हैं, या फिर आप पाइनएप्पल पी सकते हैं, कीवी ले सकते हैं। ये सारे खट्टे फ्रूट्स हैं, तो इसकी जूस आप सुबह सुबह ले सकते हैं। और जूस पीने के बाद 2 घंटे छोड़ देने हैं, क्योंकि कोई भी फ्रूट को डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद कई लोगों को भूख लगती है। जूस पीने के बाद कई लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, तो उन लोगों को 10 बजे, क्योंकि 8 बजे हमने जूस पिया, तो अभी 10 बजे हम क्या ले सकते हैं? सूप लेना है। कोई भी वेजिटेबल सूप ले लीजिए। गाजर का सूप ले लीजिए, ड्रमस्टिक का सूप ले लीजिए, फिर आप लौकी का सूप ले सकते हैं। सूप ले लीजिए, गर्मा गर्म सूप पीजिए। और अगर सूप नहीं पीना चाहते तो सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट, कोई भी ड्राई फ्रूट आपको सीधा रॉ नहीं खाना है, उसको भिगोया हुआ ही खाना है, भिगो के रखना है। आप अंजीर ले सकते हैं, जिनको पाचन क्रिया इतनी अच्छी नहीं होती है वो अंजीर खा सकते हैं भिगोए हुए। तो 10 बजे हम या सूप लें या फिर सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट लेंगे। उसके बाद लंच पर चलते हैं। तो लंच करने से पहले हम सलाद ज़रूर लेंगे। ये वज़न कम करने के लिए भी अच्छा है और वज़न बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। कैसे? तो जिसको ज़्यादा होगा वज़न उसका कम हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाएगा, और जिनका कम है, जो कमज़ोर हैं, उनका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सलाद है वो हमें डिटॉक्स करता है, कचरा साफ़ करने का काम करता है। तो इंटेस्टाइन, पेट सब हेल्दी रहेगा, तो सही तरीके से खुराक डाइजेस्ट भी होगा, तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमें भोजन से पहले कंपलसरी थोड़ा सलाद खाना है। सलाद में हम क्या ले सकते हैं? गाजर ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, ककुम्बर ले सकते हैं, देसी ककड़ी ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बात बता रही हूँ कि भोजन से पहले दोनों टाइम, लंच और डिनर से पहले 2 ड्रमस्टिक बॉईल करके नमक में हम ज़रूर लें। और ज़्यादातर जिनको मांसपेशियों का दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर कोई भी मैं बताऊं आपको पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी सहजन फली का जो उपयोग करेंगे आप, बहुत इससे फ़ायदा होगा। बॉईल करके भोजन से पहले चूस लीजिए। दोनों समय नहीं कर पाते तो एक समय तो ज़रूर कीजिए। तो ये हो गया सलाद। एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सलाद में हमें लेमन, टमाटर, इमली, आमचूर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना ही चाट मसाला यूज़ करना है। फिर हम जो लंच लेते हैं उसमें रोटी हो सके तो ज़्यादातर जौ की खाएं, रागी की खाएं, बाजरे और ज्वार की खाएं। जौ सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है,
गेहूँ कम यूज़ करें, क्योंकि गेहूँ को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। स्पेशली जिनको पेट की बीमारियां हैं वो गेहूँ खाना थोड़ा अवॉइड करें। और स्पेशली जब आप रोटी बनाते हैं तो जब आटा बनाते हैं तो आटा जितना आप लेते हो, जितनी मात्रा में आपका आटा है, सपोज़ कि 1 कप आटा है तो 1 कप सब्जी को ग्रेवी बना दो, क्रश कर दो और उसी से फिर आटा गूंदो। तो 1 कप आटा 1 कप सब्जी और वो वाली आप रोटी जब खाओगी तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और हेल्दी है, और ज़्यादा आटा भी बॉडी में नहीं जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप जब रोटी बनाते हैं तो पानी की जगह जैसे कि लौकी ले ली, लौकी को क्रश कर दिया और उसी पेस्ट से आप आटा गूंदिए, ये बहुत हेल्दी हो जाता है हमारे शरीर के लिए। फिर चलते हैं, हम 12 बजे का लंच ख़त्म किया, फिर कईयों को शाम को नाश्ता करने की आदत होती है, भूख लगती है, तो हम 5 घंटे छोड़ देंगे, क्योंकि अनाज को डाइजेस्ट होने में 5 घंटे ज़रूर लगते हैं। फिर अगर भूख लगती है तो 5 बजे हम कोई मीठा फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि चीकू ले लिया, एप्पल ले लिया, या फिर आप अनार ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, जामुन, फिर अमृत ले लिया। अमृत में बहुत सारा कैल्शियम होता है तो वो भी खा सकते हैं जिनको कैल्शियम की कमी है। अमृत हो गया, केला हो गया। आप चिया सीड को भिगो के मॉर्निंग में आप चिया सीड, अगर आपके पास है, चिया सीड में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। चिया सीड भिगोए हुए आप कोई भी फ्रूट के साथ या लेमन और गुड वाटर के साथ आप ले सकते हैं। तो कोई भी मीठा फ्रूट ले लीजिए, शुगर कैन का जूस ले लीजिए, बहुत अच्छा है। शाम को कोई मीठा फ्रूट हम खाएंगे। अगर भूख नहीं लगती है तो इसको स्किप कर दीजिए। फिर सीधा चलते हैं डिनर पर। डिनर में हम खिचड़ी ले, दलिया ले, हल्का फुल्का खाना ले, ज़्यादा हैवी खाना हम नहीं खाएं। सूप भी ले सकते हैं, बहुत हल्का खाना खाना है। उपमा ले सकते हैं, खिचड़ी दलिया जैसा हम खा सकते हैं, राइस एंड दाल भी ले सकते हैं। तो रात को भी खाने से पहले सलाद खाना नहीं भूलें। सलाद में जैसे ऊपर बताया, लंच के समय जो हम लेते हैं वही सलाद। अच्छा, कईयों का क्वेश्चन होता है कि सलाद सीधा रॉ खा लेना है, तो आप सलाद को रॉ नहीं खाओ करके आप उसको बारीक बारीक काट करके 1 मिनट के लिए आधी चम्मच तेल में जीरे का तड़का लगाकर उसको हिला के थोड़ा सा कच्चा पक्का गरम कर लीजिए और फिर उसको खाइए तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कच्चा रॉ ही खाना है सलाद, आप ऐसे करके भी खाइए, टेस्टी भी लगेगा और शरीर को भी न्यूट्रिशन देगा। बात करते हैं उनके लिए जिनको कैल्शियम की बहुत कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उनको क्या खाना चाहिए। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बहुत कम मात्रा में बॉडी में कैल्शियम है, तो आपको अमृत खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है अमृत में। केला खाना चाहिए। फिर करी पत्ता, ये बहुत अच्छी चीज़ है कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। आप भोजन से पहले 10 या 15-20 इसके पत्ते, कड़ी पत्ता के पत्ते आप चबा लीजिए। आप देखिए विद इन अ मंथ आपका कैल्शियम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा 100%। कड़ी पत्ता में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिर आप रागी की रोटी खा सकते हैं, रागी की रोटी में भी फुल कैल्शियम होता है, रागी फुल ऑफ कैल्शियम। उसके बाद आप ले सकते हैं फूल गोभी। फूल गोभी सब्जी की बात नहीं कर रही हूँ, हम फूल गोभी मार्केट से लाते हैं, फिर उसके जो पत्ते होते हैं वो उखाड़ कर फेंक देते हैं। एक्चुअली उसी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें क्या करना है, फूल गोभी जब हम लाते हैं उसके पत्तों को निकाल कर अच्छे से वार्म वाटर में धोकर देखना है कि अच्छे हैं नहीं है, ख़राब है तो फेंक दीजिए, अच्छी कंडीशन में है तो उसको यूज़ करना है हमें। चाहे आप सब्जी में डाल दीजिए या फिर उसको क्रश करके आप जब आटा बनाते हैं तो उस पेस्ट बनाकर उसको आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कैल्शियम होता है। अगेन मैं कहूँगी सहजन फली, कैल्शियम बहुत है तो सहजन फली एवरीडे यूज़ कीजिए। एवरीडे सहजन फली सबको खाना चाहिए, चाहे डायबिटिक हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो। आप अगर रोज़ ड्रम स्टिक लेते हैं, ड्रम स्टिक का सूप लेते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है, ऑल इन वन वाली बात है। तो ड्रम स्टिक का सेवन रोज़ करें।
फिर एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हम में से कईयों की आदत होती है कि भोजन के बाद हम वॉक करते हैं। ये सोचते हैं कि भोजन के बाद वॉक करने से खाना पच जाएगा। बिल्कुल नहीं पचता है, बिल्कुल नहीं। भोजन से पहले आप वॉक कर लीजिए, भोजन के बाद वॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर की सारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा खाने को पचाने में लग जाती है, डाइजेशन में लग जाती है। ऊपर से आप वॉक करेंगे तो वो शक्ति उसमें यूज़ हो जाएगी, आपकी शारीरिक क्रियाओं में यूज़ हो जाएगी। इसलिए भोजन के बाद 20 मिनट तक कहीं पे ज़्यादा नहीं, वॉक नहीं करना। आप बैठे बैठे कुछ काम है तो कर सकते हैं, नहीं है तो रिलैक्स कीजिए। भोजन के बाद कोई हरी नहीं करे, आराम कीजिए 15 से 20 मिनट, वॉक नहीं कीजिए। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोगों को B12 की डेफिशिएंसी भी बहुत हो रही है। तो B12 के लिए हमें क्या करना है? आप जब भी सूप बनाते हैं, ध्यान रखिए, सूप की बात कर रही हूँ। गरम गरम जब सूप बनाते हैं, वेजिटेबल सूप, जैसे कि गाजर का सूप हो गया, मिक्स वेजिटेबल, तो उस सूप के अंदर बनाने के बाद एक चुटकी नहीं, आधी चुटकी जितनी यीस्ट आती है, जो वो यीस्ट को उस सूप के अंदर डाल देना है। 3-4 मिनट उसको रेस्ट करने देना है, मतलब बंद रखना है, और फिर वो सूप पी लेना है। ये करने से B12 का लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा। परंतु फिर से अगर किसी को असाध्य रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह के बिना ये नहीं करेंगे। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा कफ और खांसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अनार और पपीता, ये 2 फ्रूट का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर में से म्यूकस जो एक्स्ट्रा बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको फ्लश आउट करते हैं। तो दिन में कोई भी एक टाइम आप फ्रूट में अनार और पपीता ले सकते हैं। चाहे जूस सुबह का आप स्किप करना चाहें तो आप अनार पपीता ले सकते हैं, चाहे शाम के स्वीट फ्रूट में आप अनार पपीता खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला फ्रूट है, इसलिए इसका सेवन भी ज़रूर करें। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हम खाना खाते हैं, कहते खाने को पिए और पानी को चबाए। यानी कि जब आप खाना खाते हैं, चबा के अच्छी तरह से उसकी पेस्ट अंदर बना के सलाइवा मैक्सिमम उसमें जाए और फिर उसको हम उतारें। ज़्यादा अच्छे से चबा के खाने को खाना है, भोजन को खाना है। और पानी ऐसे गुड़ गुड़ करके नहीं पीना है, पानी भी आराम से पीना है। इसलिए कहा गया है पानी को चबा के पियो, ये ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि सलाइवा जब अंदर मिलता है तो जल्दी जल्दी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है सारा चीज़। एक्चुअली डाइजेशन, पाचन होने की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। सलाइवा जितना हमारे भोजन में खाने में मिलेगा, अंदर जाएगा, उतना डाइजेशन अच्छे से होगा। इसलिए आप जूस भी पीते हैं। हम कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियां होती है, डाइजेशन प्रॉपर से नहीं हो रहा होता है, तो हम उनको ये बात ज़रूर बताते हैं कि आप पानी या जूस भी अगर लेते हैं तो आपने सपोज़ पिया, पीने के बाद ऐसे अंदर हिला के मुख में 15-20 बार मिनिमम सलाइवा उसमें ऐड होने दीजिए और फिर उसको अंदर जाने दीजिए। जितना अंदर सलाइवा जाएगा उतना अच्छे से पाचन होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। अगर डाइट भी सही चले, प्राणायाम भी हो, योगासन भी हो, तो मैं समझती हूँ कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती और नेचुरल तरीके से हम कोई भी बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम के साथ। शीतकारी प्राणायाम शरीर को शीतलता देता है। इस प्राणायाम से भूख और प्यास पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आम्लपित्त की बीमारी है, बार बार एसिडिटी हो जाती है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा खा लिया और एसिडिटी हो गई, आप कभी भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए ये प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को कैसे करेंगे? दांतों को बंद करना है इस प्रकार और फिर मुख से सांस को भरना है, हवा को अंदर भरना है और फिर मुख को बंद करके
नाक से सांस को छोड़ना है। जब हम ये करेंगे आप देखिए शीतलता का अनुभव मुख से ही शुरू हो जाएगा। चलिए करते हैं शीतकारी प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम। ये प्राणायाम करने से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। जिसको कफ या सर्दी की प्रॉब्लम बार बार आती है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। साथ साथ इस प्राणायाम को करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, त्वचा भी निखरती है। तो ये प्राणायाम किया कीजिए प्रतिदिन 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट तक ये प्राणायाम ज़रूर कीजिए। कैसे करेंगे मूर्छा प्राणायाम? तो गहरी सांस, लंबी गहरी सांस हमें अंदर नाक से भरनी है और फिर ऐसे करके मुख से सांस को रिलीज करना है। तो चलिए करते हैं मूर्छा प्राणायाम 5 बार। सूर्य भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आंखें बंद कर दीजिए। लेफ्ट साइड का छिद्र नाक का यानी कि बाएं छिद्र को बंद करना है और सिर्फ राइट साइड के नासिका छिद्र से सांस को अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। यहाँ से सांस नहीं लेना है, ना ही यहाँ से सांस छोड़ना है। बाएं नासिका छिद्र को बंद करके गहरी सांस को अंदर भरेंगे और दाएं से ही छोड़ेंगे और दाएं से ही लेंगे। दाएं स्वर को सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर कहा गया है। ये प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। ये प्राणायाम करने से कफ, सर्दी, साइनस, पाइल्स जैसी बीमारियां ठीक होती है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्राणायाम कम से कम 50 से 60 बारी ज़रूर करना चाहिए। ये प्राणायाम हमारी विचार क्षमता को भी बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इस प्राणायाम से पाचन भी ठीक होता है, मानसिक तनाव कम होता है और जो दम के रोगी हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। फिर से याद दिला दें, बाएं छिद्र को बंद करना है, दाएं से ही सांस लेनी है और दाएं से ही सांस छोड़नी है। कम से कम हम अभी 5 बारी इस प्राणायाम को दोहराएंगे। शुरू करते हैं। इस प्राणायाम को 50 से 60 बार
नियमित रूप से ज़रूर करें। चंद्र भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए हम सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, यानी कि राइट साइड के नासिका छिद्र को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड के नासिका छिद्र से गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे और इसी नासिका छिद्र से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये प्राणायाम करने से जो चंद्र नाड़ी है वो क्रियाशील हो जाती है और चंद्र के लिए हम कहते हैं कि ये शीतलता हमें प्रदान करता है। तो जब ये प्राणायाम हम करते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, शीतलता प्रदान होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है। जिसको सफ़ेद बाल आ रहे हो ये भी ये प्राणायाम करिए तो बहुत लाभदायी है। त्वचा रोग के लिए ये प्राणायाम लाभदायी है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है ये प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से त्वचा निखर के आती है और आम्लपित्त या पित्त प्रकृति वालों के लिए ये प्राणायाम बहुत लाभदायी है। तो चलिए करते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। आंखें बंद कर दीजिए और राइट साइड के नासिका छिद्र को बंद करते हुए लेफ्ट साइड के नासिका छिद्र से हम सांस को लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। कम से कम 5 बार करते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको हर रोज़ कम से कम 15 मिनट ज़रूर करना चाहिए। ये प्राणायाम जब हम करते हैं तो नाड़ी की शुद्धि होती है, नाड़ी में शक्ति भरती है। तो ये प्राणायाम हम कैसे करेंगे? तो लेफ़्ट साइड के छिद्र को बंद करके राइट साइड के छिद्र से सांस भरेंगे और फिर राइट साइड के छिद्र को बंद करके लेफ़्ट साइड के छिद्र से हम सांस को छोड़ेंगे। अब जहाँ से सांस छोड़ी है वहीं से सांस को फिर से भरेंगे, इस छिद्र को बंद करेंगे और यहाँ से फिर से सांस छोड़ेंगे। यानी कि जहाँ से सांस लिया वहाँ बंद करके दूसरी तरफ से रिलीज़ करेंगे, जहाँ से छोड़ा वहाँ से फिर से लेंगे और बंद करके इस तरफ से छोड़ेंगे। ये प्राणायाम कफ, पित्त, वायु तीनों प्रकृति के जो लोग हैं उनमें लाभदायी है। मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को कम करता है। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इसमें भी ये बहुत लाभदायी है। ये प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन होता है। पेट की बीमारी भी इससे दूर होती है। श्वसन क्रिया मजबूत होती है। ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी में भी ये बहुत लाभदायी है। तो चलो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट साइड के नासिका छिद्र को बंद कर दें और लेफ्ट साइड से गहरी सांस अंदर भरते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित रूप से कम 15 मिनट तक अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम दोनों तर्जनी उंगलियों को माथे के ऊपर रखेंगे,
बाकी शेष 3 उंगलियों को आँखों के ऊपर रखेंगे। 2 अंगूठों से कान को बंद करेंगे और फिर गहरी लंबी सांस को अंदर भरना है और फिर मुख को बंद करके हमें जो एक्सेल करना है उसमें ओम ध्वनि का नाद करना है। तो ये नेज़ल वॉइस बाहर आएगी। तो ये करने से जिनको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। बच्चों के लिए एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाता है। ये प्राणायाम पेन किलर का भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 5 बारी हम ओम ध्वनि का नाद करेंगे जब हम एक्सेल करेंगे। अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को माथे पर रखें, 3 शेष उंगलियों को आँखों पर रखें, दोनों अंगूठों को कान को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब गहरी लंबी सांस लेंगे और मुख बंद करके एक्सेल करने के समय ओम ध्वनि का नाद करेंगे। ये ओम ध्वनि हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को भी भरती है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम कम से कम 5 से 7 बार हर रोज़ नियमित रूप से करें। उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सुखासन, पद्मासन या कोई भी ध्यानासन में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा भी दोनों हाथों को घुटने पर टिका दीजिए। लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है और फिर ओ का नाद करते हुए एक्सेल करते हैं, तब ओ का नाद लंबा करना है और म का नाद बहुत छोटा करना है। तो ओ और म दोनों का उच्चारण करना है। ओमकार का नाद करते हुए हम एक्सेल करेंगे। ये प्राणायाम स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, जिसको उच्च रक्तचाप है, माइग्रेन, एपिलेप्सी या फिर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है तो भी ये प्राणायाम किया कीजिए। इससे अतिरिक्त ये प्राणायाम एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उद्गीत प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे और फिर एक्सेल करते समय ओमकार का नाद करेंगे। ओ का नाद ज़्यादा लंबा, म का छोटा। चलिए शुरू करते हैं।
जब हम ओमकार का नाद करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा सी छा जाती है। हमारे पूरे शरीर के जितने भी चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और आनंद की प्राप्ति होती है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। तो ओमकार का नाद हमेशा करते रहे। कहते हैं ना, ओम ध्वनि को भी घर में अगर पूरा दिन लो वॉल्यूम पे चलाया करें तो पूरे घर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस घर के अच्छे हो जाते हैं। तो ये उद्गित प्राणायाम हमें मानसिक शक्ति भी देता है और शारीरिक ऊर्जा भी देता है। ओम शांति। आप सब ने साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास किया और आशा नहीं परंतु विश्वास है कि आप सब रोज़ अपने लिए, अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर प्राणायाम और योगासन का अभ्यास करेंगे और करते होंगे। अभी फिर से हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठते हैं और अनुभव करते हैं। डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे आंखें बंद करके और आराम से सांस को बाहर छोड़ेंगे और ये अनुभव करेंगे कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर भरती जा रही है और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे अंदर की सारी बीमारियां जैसे बाहर निकल रही है, फ्लश आउट हो रही है। ये शरीर से बीमारियां बाहर हो रही है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए फिर से साइलेंस में बैठ जाते हैं। बिल्कुल मन को शांत कर देते हैं और देखते हैं अपने आप को, महसूस करते हैं कि परमात्मा और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ निरंतर मेरे ऊपर है। मेरे हर श्वास में परमात्मा की शक्तियों का संचार हो रहा है। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मेरे श्वासों से होती हुई अंग प्रत्यंग में फैलती जा रही है। शरीर की सारी बीमारियां, सारे विकार दूर हो रहे हैं। शरीर का एक एक कोश शक्तिशाली बन चुका है। मैं निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ। और परमात्मा की दिव्य शक्तियों की छत्र छाया में हूँ। ओम शांति। ऐसे रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, सोते हैं, तो ऐसे अफर्मेशन का अभ्यास ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलते हैं। कल का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राजयोग का अभ्यास। तो कल हम मिलते हैं, राजयोग के बारे में जानेंगे और एक अच्छी गहराई वाली अनुभूति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम